जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आपका, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, हवलदार का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीजीएल आने वाला जो सीजीएल है उसका एग्ज़ाम हो, सबके लिए एसएससी को टारगेट करते हुए हम जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 25 प्रश्न हैं जीके के और इनको आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, साइंस की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला है वो भी हमने शुरू कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस के मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट क्या है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कहा गया है, खजुराहो का स्मारक किस राजवंश से संबंधित है। दोस्तों, खजुराहो के जो स्मारक है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं और ये चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के जो स्मारक देखे जाएंगे वो चंदेल वंश के राजवंशों के द्वारा बनवाए जाते हैं, याद रखना, क्योंकि चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी मध्य प्रदेश में। क्लियर दोस्तों। और खजुराहो के जो मंदिर है ना, ये पंचायतन शैली में बने होते हैं। खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली में बने हुए हैं, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और खजुराहो के मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखना। खजुराहो में जो स्मारक हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो खजुराहो के स्मारक चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, 12वीं शताब्दी में बने थे, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों। वैसे मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आते हैं, छतरपुर में आते हैं, छतरपुर, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। ये शैली जरूर याद है, पंचायतन शैली। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया है, राबुरी भारद्वाज को किस क्षेत्र में काम के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। दोस्तों, कहने का मतलब है कि राबुरी भारद्वाज का संबंध किस भाषा से है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, राबुरी भारद्वाज जो भारद्वाज है ना, ये तेलुगु साहित्य के कवि माने जाते हैं, तो तेलुगु इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। और इनको 2012 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ये आप याद रखिएगा, तेलुगु साहित्य के लिए अवार्ड मिला था। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ अवार्ड कितनी भाषाओं के लिए मिलता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 23 भाषाओं के लिए मिलता है। 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है और 23वीं भाषा आपकी अंग्रेजी है। शुरुआत जो सबसे पहली बार मिला वो 1965 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जी शंकर कुरूप को, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो 1965 आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो हिंदी लिखा गया है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार भारत में हिंदी बोलने वाली आबादी कितनी है, तो 43.63% जो भारत की पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है, अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी है, याद रखना। ये परसेंटेज एग्जाम में पूछी गई थी एनटीपीसी के, तो ये पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो भाषा है, मतलब संविधान में जो भाषा है उसके लिए कौन सी अनुसूची है, याद रखना, 8वीं अनुसूची हमारे संविधान में ये भाषा के बारे में बात करती है, 8वीं अनुसूची, याद रखना। तो राबुरी भारद्वाज तेलुगु। नेक्स्ट आपका, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, ये आप याद रखना। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। दोस्तों, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसलेशन कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है, याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या होती है, तो ट्रांसलेशन कहती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो प्रोटीन होता है इसकी इकाई क्या है, तो आप याद रखना, प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड होती है, एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है, याद रखिएगा। और जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का इसेंशियल पार्ट कौन सा होता है, नाइट्रोजन, प्रोटीन का इसेंशियल पार्ट नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का इसेंशियल पार्ट नाइट्रोजन होता है, आप याद रखना। प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो सकते हैं, एक मरासमस हो सकता है और दूसरा क्वाशियोरकोर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है और आरएनए को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री आरएनए को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री आरएनए। नेक्स्ट आपका, सबका साथ सबका विकास नारा किसने दिया था। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास ये वर्तमान जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नारा है। एग्जाम है मतलब इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या आपको पता है कि मोदी जी की एक किताब भी है जिसका नाम एग्जाम वॉरियर है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
इनकी किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसको बोला जाएगा आपका टैक्सोनॉमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणुओं की खोज की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? दोस्तों इन तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मरकरी। ऑप्शन डी, मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। वैसे मरकरी का संकेत क्या होता है? मरकरी का संकेत होता है Hg। और मरकरी का कोई अयस्क है? हाँ, सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है ये मरकरी का अयस्क होता है। याद रखिएगा, मरकरी को पारा भी बोलते हैं हम, पूछा जाता है। अच्छा, मरकरी की कंजम्पशन से कौन सा रोग हो सकता है? मीनामाटा। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मीनामाटा रोग किससे होता है? मरकरी की कंजम्पशन से मीनामाटा रोग होता है। याद रखिएगा, तो इसका सही जवाब मरकरी है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका लेड। लेड का संकेत पूछा जाता है एग्जाम में, तो पीबी होता है। और गैलेना जो होता है ना, वो लेड का एस्क होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। टिन का संकेत होता है एसएन, और इसका जो अयस्क है वो है कैसिटेराइड। अच्छा, क्या आपको पता है कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज वायर, फ्यूज तार किसका बना होता है? याद रखना, फ्यूज तार लेड और टिन का बना होता है। लेड और टिन की जो एलॉय बनती है, इससे फ्यूज वायर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, फ्यूज तार लेड और टिन का बना होता है। और फ्यूज तार को आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ये भी आप याद रखना। अभी क्वेश्चन आए कि फ्यूज तार किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम, साधारण नाम क्या है? दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसको बोलेंगे खाने वाला सोडा, अर्थात बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका इप्सम। इप्सम ये मैग्नीशियम का साल्ट होता है, MgSO4 इंटू 7H2O। ये इप्सम साल्ट होता है, ये मैग्नीशियम का साल्ट है। याद रखना, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, वह कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, ऐसी CSS क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? CSS का मतलब क्या है? स्टाइल सीट लैंग्वेज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, स्टाइल सीट लैंग्वेज इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, स्टाइल सीट लैंग्वेज। क्लियर? तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 9 पे और चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों गणेश उत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो 1894 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। और ये जो था ना, एक राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने के लिए टूल का कार्य करना था। गणेश उत्सव का मतलब था कि लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, इससे हम स्वतंत्रता सेनानियों को एक मतलब इकट्ठा करके भारत की जो मतलब आज़ादी के लिए जो आंदोलन था उसको हम दिशा दे सकते हैं, उसको गति दे सकते हैं। इसके लिए तिलक जी के द्वारा गणेश उत्सव को शुरू किया गया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनकी एक किताब है बड़ी फेमस है, गीता रहस्य है। तो कभी क्वेश्चन आए कि गीता रहस्य किसने लिखी है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और एक किताब और पूछिएगा इनकी, द ओरियन पुस्तक भी किसने लिखी है? द ओरियन भी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। दोस्तों तिलक जो है ना, इन्होंने 1916 में, मतलब अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 अप्रैल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है। और तिलक के 2 पत्र भी हैं। तिलक के 2 पत्र कौन से हैं? एक आपका मराठा और एक आपका केसरी। मराठा और केसरी। दोस्तों मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता है, अंग्रेजी भाषा में, और केसरी मराठी भाषा में छपता था, मराठी भाषा में। याद रखिएगा, पूछा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक है ना, इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था वैलेंटाइन सरोल ने। याद रखिएगा, पूछा जाता है। इंदिरा गांधी लिखा गया है, इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, माई ट्रुथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ
इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और इनको महात्मा की उपाधि दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट आपका संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद है, फुटबॉल के लिए होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर क्वेश्चन कभी आए कि फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो 90 मिनट की होती है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, मैच की अवधि 90 मिनट की होती है, लेकिन 90 मिनट के साथ साथ 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। तो फुटबॉल जो होता है ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि फुटबॉल का अन्य नाम क्या है? दोस्तों फुटबॉल खेल का अन्य नाम सॉकर भी होता है। फुटबॉल का अन्य नाम सॉकर भी है। और फुटबॉल के जो बॉडी है वो है फीफा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो फ्रांस को हराकर किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वैसे एक चीज़ याद रखना, भारत में एक क्लब है मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब, ये भारत का सबसे पुराना क्लब है। किस खेल के लिए है ये? तो फुटबॉल के लिए है। कलकत्ता का क्लब है, 1889 में ये बन चुका था। तो मोहन बागान क्लब ये फुटबॉल के लिए है और ये कलकत्ता का क्लब है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। हॉकी में कितने होते हैं आपके? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने होते हैं आपके? 11 खिलाड़ी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट उनकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 11। इसने कहा गया है, एक बेरोजगारी से लेकर क्वेश्चन है। क्या कहता है? खालिस्तान वह बेरोजगारी जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे? दोस्तों एक ऐसी बेरोजगारी जब व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश में मतलब फिरता है, और इस दौरान जब वो खाली रहता है, तो इसे बोलेंगे प्रतिरोधक बेरोजगारी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इसी को ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षण बेरोजगारी भी इसी का नाम है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं? दोस्तों सर्वाधिक ट्यूबवेल्स की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत। अपना प्यारा भारत, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लगभग 60 लाख ट्यूबवेल हैं भारत के अंदर। पूछा जाए कभी तो आप इसको टिक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ की मुद्रा रियाल होती है। इस देश में एक भी नदी नहीं बहती। कभी क्वेश्चन आए कि किस देश में नदी नहीं बहती, तो सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं बहती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी, याद रखना इसके बारे में। तकला मकान मरुस्थल है आपका चीन में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दोस्तों भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होगी? सही जवाब है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसमें जो ना आयरन और सिलिका की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है लेटेराइट में, और ये काजू की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, या जो बागानी फसलें होती हैं उसकी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है लेटेराइट मिट्टी। लीची पावर बहुत ज़्यादा होती है, लीचेट पाए जाते हैं इसमें, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका काली या कपासी मृदा, इसको रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है, याद रखना इसके बारे में। गुजरात पीछे हो चुका है, तो कपास उत्पादन में महाराष्ट्र अब नंबर 1 पे आ गया है। तो ये कभी क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसके उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? दोस्तों कौन सा ऐसा मतलब एनसाइक्लोपीडिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकीपीडिया। ऑप्शन बी विकीपीडिया इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों? याद रखना। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा विकीपीडिया किसने बनाया था और ये कब बनाया था? गूगल दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, सर्च इंजन है, और 1998 में गूगल की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। गूगल की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 15 दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात कब होता है? दोस्तों पृथ्वी में जो दोनों गोलार्ध हैं इन पे दिन और रात समान होंगे कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? विषुव।
विषुव लगता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि विषुव क्या है, इक्विनॉक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो स्थिति है जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है, बिल्कुल समान होती है। याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर इसका सही जवाब है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती। गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, आईएमएफ होता है, तो इसका और कौन नहीं होगा इसमें आपका ये देखो कारण बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गोल्ड होता है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन होता है, एसडीआर होता है आईएमएफ का, और ये आप का कारण बॉन्ड नहीं होता। और विदेशी मुद्रा जो मुद्रा भंडार है ये कौन रेगुलेट करता है भारत में, आरबीआई। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। देखो भारत में तारीफें करनी होगी आपकी भारत की सरकार की और आरबीआई की। कोरोना पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से दुनिया के बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, रसिया यूक्रेन वॉर के कारण कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति बहुत मजबूत है आज के टाइम में। सरकार की ऐसी पॉलिसी है, आरबीआई की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है ये सब चीज़ें। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। खैर कभी बाद में बताऊंगा कि किस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार कार्य करता है, अभी इस मॉक टेस्ट में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कारण बॉन्ड इसका हिस्सा नहीं होता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण स्थापित नहीं करती। दोस्तों 6ठी अनुसूची की बात करें तो कौन सा राज्य इसमें नहीं आता। देखो 4 राज्य आते हैं 6ठी अनुसूची में। असम के साथ साथ आपका मेघालय के साथ में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ में आता मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहीं पर भी मणिपुर का उल्लेख आया नहीं, मणिपुर 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों अगर मैं बात करूं कितनी अनुसूची हैं, देखो जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ये 12 अनुसूची मतलब क्यों बनाई गई हैं, इनका सीधा उद्देश्य गवर्नेंस करना है। ठीक है, गवर्नेंस करना है। इसमें हमने क्या कर दिया है कि चीज़ों को बांट दिया है गवर्नेंस करने के लिए, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राज्य परिषद की समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई है। दोस्तों जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, अंतर्राज्य परिषद होती है, 1990 में एक आयोग था आपका सरकारी आयोग इसका सही जवाब है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य जो परिषद है इसका गठन किया गया है, और अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा कि अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन है, भारत का पीएम, और आर्टिकल 263 में अंतर्राज्य परिषद की बात की गई है। सरकारी आयोग ये आप याद रखें, केंद्र और राज्य संबंधों के लिए भी सरकारी आयोग बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों परमाणु रिएक्टर जो बनाया था वो एनरिको फर्मी ने बनाया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। दुनिया का पहला जो रिएक्टर था वो अमेरिका में बना था, याद रखेंगे, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछे परमाणु रिएक्टर में कौन सी क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में किसकी क्रिया, विखंडन की क्रिया होती है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, याद रखिएगा, ट्राम्बे में लगा था, मुंबई में। ये क्वेश्चन संख्या 20 की ओर चलते हैं। क्या कहता है, क्या है, अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श त्वरण के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए, रट लो इसको। तो रेक्टिफायर क्या होता है। दोस्तों रेक्टिफायर जो होता है ना, ये एसी धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है, एसी धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति है। 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों एसी धारा और डीसी धारा में अंतर क्या है। देखो एसी धारा चलती है तरंग के रूप में इस तरह से, लेकिन डीसी धारा ये सीधी चलती है। तो सबसे खतरनाक कौन सी होगी आपकी, डीसी, क्योंकि डीसी की जो तीव्रता है ना वो घटती बढ़ती नहीं है, जबकि एसी की तीव्रता घटती बढ़ती है। क्लियर, याद रखिएगा। और डीसी धारा की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, जबकि एसी धारा की ये +50 ±5 होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कब बनी थी। दोस्तों एनसीपी की बात हो रही है, शरद पवार की जो पार्टी है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो बनी थी ये 25 मई 1999 को बनी थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 25 मई 1999 के द्वारा जो एनसीपी है ये बनाई गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ये जो बनी थी, ये बनी थी आपकी 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को बनी। और ये किस पार्टी से टूटने के बाद बनी? तो इसका सही जवाब होगा ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको आप क्या बोलते हो, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, एनडीए का हिस्सा है। ठीक है, एनडीए का हिस्सा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है, नेशनल जो आपका डेमोक्रेटिक अलायंस है ये कब बनी थी? एनडीए का गठन कब किया गया है? ये कमेंट में लिख के बताइएगा। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपका कि एनडीए कब बना था, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी है, याद रखना। इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का जो उत्तरदायित्व है वो कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो दोस्तों सिंपली क्वेश्चन है, देखो संसद, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। जब भी हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य है। और कैसे सदस्य है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है और जो राज्य की विधानसभाएं इनके निर्वाचित सदस्य है। साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी आपके भाग लेते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य है, विधानसभा की बोल रहा हूँ ध्यान रखना, और दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 54 में लिखी गई है, याद रखना। और राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया किसने लिखी है? दोस्तों बड़ी फेमस किताब है, भारत के लोग बिना वजह की बहस बहुत करते हैं। तो द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, भारत में पहले व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। और अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल भारत में सबसे पहली बार किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला है। पश्चिम बंगाल से आते हैं, अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया था। आपका ये मॉक टेस्ट कैसे लगा आपको, ये कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं अपना कमेंट में, जो भी आंसर है। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।